अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग और हैप्पी वीकेंड भी मेरा ख्याल है कह देना चाहिए। वीकेंड शुरू हो चुका है, सैटरडे है और यकीनन आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे। कोई कह रहा होगा कपड़े धोने हैं, कोई कह रहा होगा जूते साफ करने हैं, कोई सोच रहा होगा कि अपनी अलमारी अपनी जो वार्डरोब है उसको अच्छा कर लें, कुछ और कोई लोग बाल कटाने जा रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे। ये सारे जी हाँ वो मिडिल क्लास वाले काम है जो हम लोग किया करते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो सोचते हैं चलो आज वीकेंड है तो हम किसी ऐसी जगह घूमने चले जाते हैं, कहीं फलानी जगह घूमने चले जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने चले जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोग जिनके पास जहर खाने को पैसा नहीं, वो यही सोचते हैं कि चलो कपड़े धो लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, शो की तैयारी कर लेते हैं और कुछ एक दो दिन के लिए खाना बनाकर रख लेते हैं। इस किस्म की चीजें हो रही होती है। लेकिन खैर ये बातें मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और अभी हम चलते हैं अपने आज की पहली न्यूज की तरफ। और वैसे हमने अब ये सोचा है कि हम वीकेंड पे एक शो ऐसा भी बनाया करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, जिसमें कि हम पूरे वीक में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आप लोग कोई भूल गए हो तो आपको याद आ जाए, हो इस वीकेंड तो ऐसा भी हुआ था, हो इस वीक में तो ऐसा भी हुआ था। इस किस्म की बातें भी जो है वो हम आपको याद दिलाते रहेंगे। या अगर कोई खास इवेंट्स होंगे तो डेफिनेटली वीकेंड पे हम एक पूरा वीकेंड मसाला बना के आपको दे देंगे कि ये देखिए जी ये सब कुछ हुआ था। लेकिन खैर आज उसी की एक छोटी सी कोशिश में या झलक जो है वो करने की कोशिश करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक वटैक हो ना तो चुप करके साइड पे बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो ओआईसी की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है, और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है एक दो मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ एक दो मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी वो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदीया का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही है, इतनी मार लगाता है, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 है गिनता एक है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते। सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं। अफगानिस्तान के लिए तो हमारे जो ईएसपीआर के हैं उन्होंने कहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े नोट के आगे झुका रहता है। जी हाँ, वो तो झुका रहता है, और उन्होंने कहा था हम तो लेटे रहते हैं। हालांकि उसको भी चाहिए सीधे सीधे लेटे या झुक कर क्या होगा, लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी, अफगानिस्तान वालों की, जो करना चाहे करें। अब इस फोटो में आपको फील्ड मार्शल भी दिखाई दे रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के ही गए थे, ना तो टर्की से कोई फौजी आया था, ना तो सऊदी अरब ने अपने किसी फौजी को साथ खड़ा किया कि भाई आप भी एक फोटो सेशन करवा लो, इसलिए कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो फील्ड मार्शल साहब को लेकर गए थे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो आपको पता ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे यहाँ है या नहीं है उनका कोई मतलब नहीं है। वो मतलब नाम के प्राइम मिनिस्टर है, बाकी उनकी चलती चलाती कुछ नहीं है। सारे फैसले जो है वो तो आपको पता ही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते हैं। तो इसलिए फील्ड मार्शल साहब ने कहा होगा चलो मैं भी साथ ही चलता हूँ। उसी के साथ साथ उन्होंने वहां पर उम्रा भी अदा किया। जी हाँ, उम्रा की जो है वो वीडियो भी काफी वायरल है, सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, फील्ड मार्शल हो गए और इसी तरह के जो सब लोग हैं,
वो जी उम्रा अदा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में वैसे, और खाना काबा के अंदर गए हैं, खाना काबा को अंदर तक उन्होंने देखा। वैसे मुझे लगता है कभी कभी खुदा भी बस पैसे वालों की और पावर वालों की ही सुनता है, इसलिए कि आप देखें जिसके पास पैसा हो, पावर हो, वो खाना काबा के अंदर तक चला जाता है जब उम्रा या हज करने जाए। और जो गरीब है उनके लिए सऊदी अरब ने एक रस्सी लगाई हुई है पूरे में, उन्होंने जो खाना काबा के इर्द गिर्द ऐसे बाउंड्री से एक बनाई हुई है और कहा है कि इससे आगे तुम लोग नहीं जा सके। तो जितने ये गरीब गुरबा या आम से मुसलमान हज उम्रे के लिए जाते हैं, वो वहीं से दूर दूर से ही खाने काबा को पे तवाफ करते हुए या चक्कर लगाते हुए जो है वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जबकि जो अमीर अमीर लोग, चाहे इनके पास कहीं से भी पैसा आया हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे मेहनत का हो, चाहे चोरी का हो, डकैती का हो, चाहे मुल्क को खा जाने का हो, कैसा भी पैसा हो, इन लोगों को जी खाने काबा के अंदर तक ले जाया जाता है। और खुदा भी कहता होगा कि ये कौन लोग हैं इधर तक चले आ रहे हैं। और वो बेचारे जिन्होंने मेहनत की होती है, जो ईमानदारी की रोटी खा रहे होते हैं, उनको दूर दूर से दिखाया जाता है वो खाने काबा है और तुमने इधर इधर गोल गोल चक्कर काट के निकल जाना है। तो बहरहाल अब क्या किया जाए, ऊपर वाले को भी जो है मेरे ख्याल है कि ऐसे ही लोगों को अंदर आने की इजाजत मिलती है जिनके पास पैसा ही पैसा हो। तो खैर उन्होंने उम्रा भी अदा किया है और उम्रा अदा करने के बाद जो है वो डिफेंस पैक्ट भी किया गया है। और अब कहा यह गया है कि जी अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। मतलब ये कि अगर सऊदीया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, अगर टर्की पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो भी पाकिस्तान पे ही अटैक समझा जाएगा। इसलिए कि ये दोनों अभी तक जो आए हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि अभी मजीद भी कंट्रीज आके ज्वाइन करेंगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी आके पाकिस्तान की मदद करने वाला है। जैसे ही अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ, इनके तो फोन ही चलना बंद हो जाएंगे और वो कहेंगे हबीबी हैया हैया, आवाज नहीं आ रही भैया, क्या बोल रहे हो। तो इस किस्म की बातें होंगी और यकीनन ये बात पाकिस्तान को सोचनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। खैर साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले, इस वीक में जी बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, उनके बेटे की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जिसको लेके काफी डिस्कशंस हुई हैं। और उन्होंने कहा जी एक और पाकिस्तान बन जाएगा और पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है, बांग्लादेश में वो कर रहा है। अब जाहिर है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक तो पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा था और कोई दोस्ती नहीं थी, और इस वक्त भी कुछ उसी किस्म के हालात हैं। खैर मगर चीमा साहब को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। और उनके बेटे ने बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बिजी था किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर और मैं नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर सका और मैंने नहीं उसके ऊपर बात हुई मेरे से। तो आज मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। उनके बेटे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और मैं तो उस पर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी बेटा जो है वो माशाल्लाह बड़ा जवान हो गया है और बड़ी बड़ी अच्छी कहते हैं जी ISI जो है ना वो इन्वॉल्व है, ISI सारा कुछ कर रही है। ठीक है जी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है एक चीज की, आपकी मामा इंडिया के अंदर हैं, बांग्लादेश के लोगों ने जो है वो किया है और कहा ISI जो है वो उसका बांग्लादेश में कंट्रोल है। सुनिए कि क्या कहते हैं। अब इस पे तो चीमा साहब आपको खुश हो जाना चाहिए था कि ISI इतनी पहुंची हुई है कि उसका कंट्रोल जो है वो बांग्लादेश में भी है। और जैसा कि वो बता रहे हैं शेख हसीना के बेटे, और वैसे भी आप तो खुद ही कहते हैं कि जी अब तो क्योंकि शेख हसीना चली गई हैं तो इसलिए बांग्लादेश तो दोबारा हमसे आके मिल जाने के लिए बहुत बेचैन है बांग्लादेश के लोग। वो कहते हैं जी पाकिस्तान से हम अलग हो गए थे। हालांकि जो कुछ 71 में हुआ वो आज तक जो है लोगों को याद है, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पढ़ लिया है, सुन लिया है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यूट्यूब और इंटरनेशनल मीडिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं, हमारे जैसे लोग भी जो हैं वो भी एजुकेट हुए और उन्होंने भी सुना समझा कि आखिर 71 में क्या हुआ था। तो फिर 12 इल्जाम वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश में जो है वो ISI गड़बड़ कर रही है, लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो 12 आपको ज्यादा पता होगा, हमें क्या पता, खैर सुन लेते हैं आगे कभी। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. And this
it does not portend well for India and the world at large. In the future, the next set of terrorists globally are going to be coming from Bangladesh, unless this is stopped now. And बेसिकली वो कह रहे हैं जी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अब दहशतगर्द आ गए हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वही प्लेबुक है कि जो लार्जली अब क्योंकि ये पावर में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी कोशिश की इनको पावर में रखने की, इवन के प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनके साथ डिसएंगेज ना किया। जी हाँ, तो प्रेसिडेंट बाइडेन से बहुत रिक्वेस्ट की मोदी जी ने कि जी शेख हसीना को रखा जाए और इनके साथ इंगेज रहा जाए, और ये क्लेम कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा। तो हो सकता है इसलिए कि डॉक्टर साहब को तो खैर हम लोगों से ज्यादा ही खबर होती है, अंदर तक की न्यूज देकर आते हैं। लेकिन बहरहाल अगर शेख हसीना के बेटे ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश जो है वो एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल है चीमा साहब को तो इस पर खुश हो जाना चाहिए था, इसलिए कि हम तो खुद चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान बन जाए, ईरान जो है वो भी पाकिस्तान बन जाए, और बांग्लादेश तो बन ही जाए पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो एक बार फिर वो उस तरफ आ जाए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से कई चीजें जो बोली जाती है उसमें ये भी कहा जाता है कि जी हम जो आप लोगों से अभी बात कर रहे थे कि जी यहाँ पर तो जी हम बड़ा डिफेंस पैक्ट करते फिर रहे लोगों के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी और कंट्री की हिफाजत कर सकते हैं? हम तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे। बार बार अफगानिस्तान की तरफ से अटैक पर अटैक हुए जा रहे हैं और हम उसे रोकने में नाकाम है। कई ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा चुके हैं, आगे भी शायद यही होता रहेगा, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे और हमारे हालात जो है वो और ज्यादा खराब हो गए। अब तो हालत ये हो गई है कि एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो टिक टॉक टिक कर रहे हैं कि जी ये सिस्टम जो है ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर वो ये कह रहे हैं बिलावल साहब कि जी ये तमाम के तमाम असेंबली जो बैठी हुई है इस वक्त, जो पार्लियामेंट है, वो जी एक तरह से धोखा है, फ्रॉड है, चोर है और गलत तरीके से आके बैठे हैं, तो सबसे पहले तो अपने अब्बा जी को बोलेंगे भैया निकलो यहाँ से, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी तो प्रेसिडेंट है, सिर्फ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि आसिफ अली जरदारी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का तो हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि बैक पैक हो रहा है, लेकिन कई लोगों का ख्याल ये भी है कि आसिफ अली जरदारी मामलात को संभाल लेंगे। आसिफ अली जरदारी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों ने मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप जरा अपने बेटे को 10 साल के लिए कहीं बाहर भेज दें और उसके बाद आप सदर बने बैठे रहें। लेकिन जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी को ये भी शौक है कि बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हर जगह पे हम भारत को ले आते हैं, तो बलूचिस्तान में हम कैसे छोड़ देते, तो बलूचिस्तान में भी यही कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है, बीएलए जो एक्शन कर रही है या जो लड़ाई चल रही है या जो अटैक्स चल रहे हैं, उसमें भी भारत का हाथ है। और अगर हमारे कंट्री से कोई पैनलिस्ट, जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन या जो लोग भी इंटरनेशनल मीडिया पर जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप किस तरह से कह रहे हैं कि भारत का हर चीज में हाथ है या भारत जो है वो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए उनके पास सीधा साधा जवाब ये होता है कि जी हमने पकड़ा है कुलभूषण जाधव। जी हाँ, कुलभूषण जाधव की बात जो है वो बार बार की जाती है और अभी तक सालों साल हो गए जेल में बिठा रखा है और बेचारा अकेला ही मुझे लगता है बोर हो रहा होगा। तो शायद इनको चाहिए कि एक जासूस और कोई कह के पकड़ ले किसी को, ताकि दोनों मिलकर बैठकर कम से कम लूडो तो खेल ही पाए। लेकिन बहरहाल कुलभूषण जाधव का नाम ले लेकर जो है वो पाकिस्तान जो है वो कहता रहता है कि जी बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है भारत की। और बिल्कुल मैं खुद कहती हूँ कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने गलत बात कैसे कर सकती है कि अगर कुलभूषण जाधव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो फिर कैसे पकड़ रखा है, सब कुछ है। लेकिन बात सारी है कि दुनिया नहीं मान रही। हम तो मान रहे हैं लेकिन दुनिया नहीं मान रही, और दुनिया को मनाने के लिए करना ये चाहिए कि भारत को एफएटीएफ में ले जाइए, वहां जाइए एफएटीएफ में, और वहां जाके गले फड़ फड़ के जब आप कश्मीर कश्मीर करते हैं तो कश्मीर कश्मीर के बजाय जरा ये बताइए कि जी भारत हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है और भारत को एक्सपोज कीजिए और भारत को एफएटीएफ में डलवा दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, जबकि हुआ ये कि 4 बार हम खुद एफएटीएफ की सैर करके बाहर आ गए, लेकिन भारत को हम एक बार भी नहीं भेज सके। और इसी तरीके से जो कश्मीर कश्मीर हम करते हैं, हर वो कश्मीरियों का दर्द हमारे पेट में होता रहता है। ओ जी उधर जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पर मोबाइल सर्विसेज बंद है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
इलेक्शंस में गड़बड़ हो रही है, ये सारी बातें जो हैं वो हमारा मीडिया सुबह से रात तक चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। और अब ये है कि जब अपने ही कश्मीर में सब कुछ हो रहा है, जो हमने दूसरे पे इल्जाम लगाया था, तो यहाँ पे खामोशी है, एकदम खामोशी है। हाँ, हमारे मीडिया ने ये जरूर बताया कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, उनके की जो नई जनरेशन है जेनजी वो निकली और उसने बड़ी रील्स बनाई, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या बोले, गलत सलत वर्ड्स भी यूज किए, वो सब कुछ हमारे यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन हमारी साइड कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे, हमारे यहाँ जो कश्मीर में या जम्मू कश्मीर ना सही आजाद कश्मीर या पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है केपीके में इमरान खान के लिए एक बार फिर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। इमरान खान के लिए एक बार फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जी इमरान खान के लिए बाहर निकलेगी और इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलेगी और जाएगी और इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात की जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि इसी मंथ में यानी अगस्त में ही आएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि जी ये लोग जो है वो अगस्त में नहीं बल्कि ये सितंबर 27 को आएंगे, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन हमारा मीडिया खामोश है, हमारे मीडिया की बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही, हमारा मीडिया एकदम खामोश है। और अगर कोई थोड़ा सा चूं चा ची करने की कोशिश करता है उसका शो ले लेते हैं, उसको ऑफ एयर कर देते हैं और कहते हैं कि घर बैठो, जाओ जाकर अपना जो यूट्यूब करना है या कुछ करना है वो करो, टीवी पर आप नहीं आ सकते। कई लोगों को टीवी पर बैन कर दिया गया है, जिसमें कि मैं खुद भी शामिल हूँ कि जाहिर है कि मुझे पहले मैं टीवी चैनल पे काम करती रही हूँ और अब कहा गया कि नहीं जी क्योंकि आप बहुत बड़बड़ जड़जड़ करती हैं तो इसलिए आप टीवी पे तो वायरल नहीं आ सकती। लेकिन इसी तरीके से एक बार फिर जो है अगर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं चाहे वो केपीके के हों चाहे वो कह लीजिए कश्मीर के हों, आजाद कश्मीर या पीओके के या बलूचिस्तान के, जिस दिन पाकिस्तान टीवी चैनल ने वो दिखाने शुरू कर दिए उस दिन हम समझेंगे कि हाँ जी कोई चेंज आया है, कोई बदलाव आया है, कोई तब्दीली आई है और यहाँ पर अब मीडिया आजाद है। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया को रोका भी जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को भी रोका जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया था इस वीक में। और उनको जो है कहा गया है कि आप कहीं भी आपको जाना हो एनओसी लेना पड़ेगा, आपको एनओसी के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ तो कंट्रोल करना आसान है ना, जहाँ जैसे ही रिपोर्टिंग होने लगेगी पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा। और यहाँ वैसे भी कोई बहुत बड़ी बड़ी रैलीज या कह लीजिए प्रोटेस्ट तो चल रहे नहीं इन तीन बड़े शहरों में, तो इसलिए भी इस तरह की नौटंकी और तमाशा जो है बहरहाल वो जारी है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर जो एग्रीमेंट कर लिया है कि जी हम डिफेंस एग्रीमेंट कर बैठे हैं यानी कि सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ, उसकी मुझे समझ नहीं लग रही है कि हमारे यहाँ जो हम अपने यहाँ पीस नहीं ला पा रहे, अपने यहाँ डिफेंस नहीं कर पा रहे, रोज हमारे यहाँ जो है वो टीटीपी के अटैक्स भी चल रहे हैं, बीएलए वाले भी कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं। वहां पर कहा यह जाता है कि दिन हो या रात हो किसी वक्त भी पाकिस्तान की फोर्सेज या पाकिस्तान की पुलिस या हम लोग जो है वो बलूचिस्तान में आराम सुकून से चल फिर घूम फिर नहीं सकते। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमने जाकर डिफेंस करना है सऊदी अरेबिया का और टर्की का, मतलब वो लोग कहेंगे अपने घर में आग लगी हुई है और ये यहाँ पर आ गए कि लाइए जी हम आपकी मदद करने। वैसे पता नहीं हम लोग इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं और कब तक करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल जब तक भी कर रहे हैं बर्दाश्त कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।